Hello everyone, this is Advocate Radha and you are watching my channel. In this video, we will discuss the question paper of Assistant Prosecution Officer जिसको हम हिंदी में सहायक अभियोजन अधिकारी भी बोलते हैं. ये पेपर 19 जनवरी 2025 में हुआ था और इसकी आंसर की कल ही रिलीज़ हुई है 24 जनवरी 2025. ये मैं आपके साथ ये आंसर की डिस्कस करूँगी और ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो क्वेश्चन जो एपीओ की साइट पर अपलोड हुआ था और जो आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो भी ऑफिशियल आंसर की जो 24 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई है उसी के आंसर्स होंगे. तो आप मेरा ये मेन पर्पज़ इसको अपलोड करने का ये भी है कि जिससे आपको ऑफिशियल्स आंसर पता चले, क्योंकि यूट्यूब पे ऑफिशियल्स आंसर की अभी ऐसे डिस्कस नहीं की गई है. तो आप इसी को फाइनल मानिएगा और जो भी आपको ऑब्जेक्शंस हो वो आप मतलब आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके अपलोड मतलब वहाँ पर जाके सबमिट कर सकते हैं. तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स की क्या है. तो ये पेपर देख लेते हैं कैसा इसका लेवल था, कैसा क्वेश्चन पेपर आया था. तो अब हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट. तो एक्साइज ड्यूटी इज डिफाइंड अंडर द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 इन विच सेक्शन. तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है 4th, तो इसका आंसर होगा 4. एंड नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 में. तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से होगा 2. स्क्वीजिंग ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड इन वॉशरूम ऑफ द स्कूल बाय अ पियोन ऑफ प्राइवेट स्कूल. इसका इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एग्रावेटेड पूछा है. एग्रावेटेड में क्या होता है, जो स्पेशल पर्सन के द्वारा किया जाता है, तो ये पियोन के द्वारा किया गया, तो इसलिए इसका आंसर होगा 2. ये एकदम सही है. इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012 डील्स विद सेक्शुअल हरेसमेंट. तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें जो 2012 का पॉक्सो एक्ट है उसमें हमको जैसे इवन और ऑड करके हमको ऐसे समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है कि जो सेक्शंस है वो इवन ऑड में डिफाइन है. तो आप ऐसे क्या है, इससे आप लर्न भी कर सकते हो. तो जैसे इधर हम 3 लिख लेते हैं, इधर हम 4 लिख देते हैं, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10, इधर 11, इधर 12. तो हमको देखना है कि जो इसमें जैसे पूछा है, इसमें डेफिनेशन पूछी है, तो इसमें हमको ये वाला तो कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको इन्होंने पनिशमेंट, ये वाला पनिशमेंट का है, तो ये तो इन्होंने पूछा नहीं है, तो आंसर जो होगा वो इनमें से होगा. तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो ये फर्स्ट क्या बोलता है, ये बोलता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये सेक्सुअल असॉल्ट, ये एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और ये जो सेक्शन 11 है उसका हो जाएगा सेक्सुअल हरेसमेंट. तो इसका आंसर क्या हुआ 11. तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर जो है आंसर की में क्या दे रखा है. तो इसका आंसर आपको दे रखा है 3rd का 4th, तो ऐसे इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है. अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है. जो पूछ रहा था आईपीसी से कि डॉक्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस किस में दे रखी है, तो ये सेक्शन 3 में देखते हैं. डॉक्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस ये होता है ना कि मैं किसी के सर पे रख के बंदूक चलाना, मतलब वैक्यूरस लाइबिलिटी का भी बोल सकते हैं कि आपने किया तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस आपका हो जाएगा कि आपने ये ऑफेंस किया है. अगर आप मान लो कि किसी ने ए के उसमें पॉइजन मिला दिया और उसको बी ने पी लिया, तो बी की भी डेथ के लिए आप लायबल होंगे. क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ मैलिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 301. अब हम 5th का देख लेते हैं. 5th का भी इसमें आंसर होगा 3. Who among the following person may be charged and tried together. तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सन अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंस कमिटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन. तो इसका आंसर ये 5th हो जाएगा. अब हम देख लेते हैं 6th. What is the amount of penalty in case of offender failing to observe condition of bond first time of the provision of under Act 1958. ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़. तो ये भी करेक्ट है क्योंकि जो अगर हम बेर एक्ट देखते हैं ना तो उसमें 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का कैप दे रखा है. तो ऐसे इसका आंसर ये हो जाएगा. चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ विद लॉ मीन्स क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा
अ चाइल्ड हु इज अलिज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज़ नॉट completed 18 years of age on the date of commission of such offense। तो ये भी बेयर एक्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिसेंट है, तो इसका आंसर भी इन्होंने 18 का 2 दे रखा है, जो 8th क्वेश्चन है उसका आंसर 2 दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये इस क्वेश्चन पेपर में 3-4 केस लॉज भी पूछे थे जो मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स थे, तो जिसने थोड़ी बहुत भी अच्छे से प्रिपरेशन की होगी उसका आराम से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यून वर्सेस टूडली एंड स्टीफन, बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो इसमें हमको एलिमिनेट करना था कि कौन सा रिलेट करता है, तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा 3rd, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रस्तम, जो है आईपीसी के 167 सेक्शन से नहीं रिलेट करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन ये क्वेश्चन 11 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 रिलेट्स टू द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ये भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो इसका आंसर होगा सेक्शन 3। देखो इसमें कैप क्या था कि सेक्शन 3 और 4 में दोनों में पनिशमेंट की बात करता है, पर जो पनिशमेंट ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज़ की जो बात करता है वो सेक्शन 4 में होगा। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग क्वेश्चन था, तो वो उसको ध्यान से पढ़ना था। अब जो 12 है, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज इन कलकत्ता और ऑन अ गिवन डे अ स्टेटमेंट इन द डायरी ऑफ अ डिजीज सोलिसिटर रेगुलेटिंग kept in the course of business that on a given day the solicitor attended at a place mentioned in Calcutta for the purpose of conferring with him upon specified business is a relevant fact under which section of Indian Evidence Act। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा वो 13(2) होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इसमें आप ये कैप है, इसमें ये कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कोर्स ऑफ बिजनेस है वो 32 क्लॉज 2 में दे रखा है। ये जैसे 32 क्लॉज 1 में क्या दे रहा है, डाइट डिक्लेरेशन, और 2 में क्या दे रखा था, कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसे ही इसका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। 13 के बाद अब हम 13 में देखते हैं। 13 में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स अंडर सेक्शन 2C ऑफ द आर्म्स एक्ट। तो 13 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको लग रहा होगा कि लाठी को आर्म्स एक्ट में इंक्लूड करना चाहिए, पर लाठी आर्म्स एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि लाठी का लोग नॉर्मल भी यूज़ करते हैं। जैसे जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं वो लाठी का मतलब चलने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसको मे बी इसलिए आर्म्स एक्ट में यूज़ नहीं किया गया है। 14 का हम देखते हैं। The question is whether A and B were legally married. The statement of the deceased pandit that he married them under such circumstances that the celebration would be a crime. तो 14th का जो आंसर होगा वो हमारा होगा, तो अब हम देख लेते हैं 14th का। 14th का आंसर होगा जो होगा 3 इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस। क्यों? क्योंकि ये डिजीज है, तो हमने देखा ना डाइंग डिक्लेरेशन, तो डिजीज पर्सन हो गया, तो इसकी डिक्लेरेशन जो उन्होंने बोला है वो वैलिड होगी। तो इसका 14th का आंसर हमारा हो जाएगा 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं 15 है द प्रोविजन ऑफ द राजस्थान पब्लिक एक्साइज प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट आर एप्लीकेबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर 15 का उन्होंने दे रखा है फर्स्ट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन उस एक्ट को देखोगे तो उसमें ये तीनों दे रखे हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल ये करेक्ट होगा। 16 है सेक्शन 318 ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 डिफाइन। तो ये भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो 16 का आपका हो जाएगा 55, तो इसका आंसर बिल्कुल 4th होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर 4th होगा। अब हम देख लेते हैं 17th। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012, whoever commits sexual assault on a child and attempts to murder the child shall be punished with imprisonment of either description or for a term which shall not be less than। तो 17th का आंसर दे रखा है 2, तो इसका आंसर बिल्कुल 5 दे रखा है। इसमें लोग क्यों कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि देखो हमने देखा कि इसमें सेक्शुअल असॉल्ट की बोला है, तो उसमें हमको पता है कि 5 to 7 दे रखा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शुड नॉट, अब इसमें क्या पता है, शैल नॉट बी लेस देन, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा।
अब 18 का आंसर होगा, इसका 18 का आंसर है जो दे रखा है आंसर की के हिसाब से, वो है फर्स्ट। तो इसका भी बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था, आप कर लीजिएगा। जैसे ए का 2, एबडक्शन का 2 थ्रू 362, तो ये भी बहुत इजी था, आप अपना आंसर प्लान कर लीजिएगा। ये भी डायरेक्ट सेक्शन क्वेश्चन, उन्होंने सेक्शन से ही पूछा है, उससे आईपीसी से डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन था। अब 19 का हम देखते हैं, तो 19 का आंसर क्या हुआ, फोर्थ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पावर टू कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस, तो ये सेक्शन 259 में, ये भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर बस आपको इतना पता है कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल, जो हमारी सीआरपीसी में अल्फ़ाबेटिकल दे रखे हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते थे। जैसे इसमें जैसे क्या है, ये इसको इन्होंने फर्स्ट पे रखा, ठीक है, इसको इन्होंने सेकंड पे रखा, इसको इन्होंने थर्ड पे रखा, इसको इन्होंने फोर्थ पे रखा। तो ऐसे करके देखो आप, बी सी और आई, तो इसका आंसर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का इन्होंने आंसर दे रखा है फोर्थ, तो इसका आंसर सेक्शन 2 भी, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर 24th का आंसर इन्होंने दे रखा है, 21st का आंसर इन्होंने देखा है फोर्थ, तो एकदम सही है। फिर हम 22 का आंसर देखेंगे, 22 का आंसर है 1, सेक्शन 425। तो ये भी आपको देखना था कि ये ऑफेंस जो सेक्शन 425 में डिफाइन कर रखा है। फिर इसके बाद है सेक्शन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये भी बहुत इजी था, अगर आपको इनमें से एक का भी पता है। तो जैसे इन्होंने सेक्शन 23 का आंसर दे रखा है फर्स्ट मतलब ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। तो ऐसे करके ये आंसर इसका हो जाएगा। अब 24 पे चलते हैं, 24 का आंसर दे रखा है फर्स्ट, तो ये भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था जो 2022 के एक्ट में दे रखा है। फिर हम 25 पे चलते हैं, 25 का होगा 2, सेक्शन 22, तो मजिस्ट्रेट हैज़ अ पावर टू सर्च एंड सीजर, ये भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, इसमें क्या था कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन तो थे, पर जो अनएक्सपेक्टेड आपको, मतलब एक्चुअली क्या है, इसका सिलेबस बहुत लिमिटेड था, तो हमको सारे सेक्शंस, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया उनको सारे सेक्शंस याद करके जाने थे, तो इसलिए जिन्होंने अच्छे से सेक्शंस बैठ के याद किए होंगे उनका इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, जिसका आंसर होगा सेक्शन 7। सेक्शन 7 अगर आप देखेंगे तो उसका इलस्ट्रेशन देखेंगे तो उसमें ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका आंसर क्या होगा, 3, अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच मे एक्सटेंड टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो सेक्शन 5 यही बोलता है कि आप उसको 1 year से कम की सज़ा नहीं दे सकते, बट उसका पनिशमेंट जो ऑफेंस का दे रखा है उतने तक आप पनिशमेंट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 4, एडमिसिबल अगेंस्ट हस्बैंड। क्यों? क्योंकि इसमें वाइफ अपने हस्बैंड जिन्होंने मर्डर किया है उनका साथ नहीं दे सकती है, तो इसका एडमिसिबल उनका लिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे तो इसका आंसर होगा रेप। अगर किसी के साथ रेप होता है तो वो प्राइवेट डिफेंस के राइट में उसकी डेथ भी कॉज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा फर्स्ट, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल टू एक्ट इन द सेम मैनर इट इज डन बाय हिम अलोन। तो ये सेक्शन की एग्जैक्ट लाइन है, तो जिसने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाई होगी। अब नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 31। तो 31 का आंसर क्या है, थर्ड। तो ए का होगा इसमें 2, हमको पता है डाइंग डिक्लेरेशन किस में दे रखी है, इसका होगा ए। फिर इसके बाद जो बी है हु में टेस्टिफाई, बी का होगा 1, तो इसका हो जाएगा बी। फिर इसके बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये हमको पता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किस में दे रखा है 126 में, तो ये सी हो जाएगा, और जो बचा उसका हो जाएगा
फोर्थ। अगर इनमें से अगर आपको एक का भी पता है ना, जैसे अगर डाइंग डिक्लेरेशन पता है तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है वो जैसे डी का 3 है, 122 में दे रखी है, तो ऐसे करके आप एलिमिनेट करके ये आंसर इजीली कर सकते थे सॉल्व। अब जो सेक्शन 30 यो क्वेश्चन नंबर 32 है वो भी अगर आपने बेरेक्ट पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग के पेज पे लिखा रहता है कि ये जैसे लोकल एक्ट है तो इसकी असेंट कौन देंगे, गवर्नर। तो 32 का आंसर हो जाएगा 2। तो इसका 8th नवंबर 1992 को गवर्नर ने ये असेंट दी थी एक्ट को लाने की। 33 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट। इसका आंसर फर्स्ट क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो डेफिनेशन है वो ऑड में आनी चाहिए थी, ऑड नंबर में, पर 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जो 34 है उस सेक्शन का कौन सा वाला सेक्शन होगा इसमें, 34 में होगा 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट डील्स विद द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्फिडेंशियल। तो हमको ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है जिसने प्रोविजन एक्ट की सारे, क्योंकि लिमिटेड सेक्शन ही पूछे थे प्रीलिम्स में, तो सेक्शन 7 इसका आंसर होगा। 35 का इसमें होगा, 35 का होगा 2। स्टेट गवर्नमेंट है वो कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए बोलती है। जो 36 है, 36 का आंसर होगा 3, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसका डेथ बाय नेग्लिजेंस क्यों होगा, क्योंकि इसमें उनको पता था कि वो बच्चे इधर खेल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। जो 37 है वो भी डायरेक्ट पेयर एक्ट से पूछा था, जिसका आंसर होगा सेक्शन 2F। फिर जो 38 है उसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 3 मंथ, तो ये भी आपको सेक्शन 262 में मिल जाएगा। जो 39 है वो एक प्रोमिनेंट केस से पूछा गया था, जिसमें बोल रखा है कि जिससे इसका आंसर 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इंडिया कैन बी ट्राइड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, अगर किसी ने ऑफेंस इंडिया में कमिट किया है तो वो इंडिया में ही उसको ट्राई करेंगे, तो इसका मोरबिक अली अहमद में ऐसा बोला गया था। 40 में है, 40 का आंसर होगा कि आर्म्स एक्ट को कब फोर्स में आया था, तो ये आपको याद करके जानी थी कि कौन सा एक्ट कब फोर्स में आया था, तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 1962। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 भी बेयर एक्ट से था डायरेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, इसका आंसर होगा सेक्शन 8। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन मार्क से नहीं सेल कर सकते, वो सेक्शन नंबर 8 में दे रखा है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका आंसर होगा 2, जो बिल्कुल सही है। अगर किसी ने इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट जो पढ़ा है वो पढ़ा है तो उसको पता है कि सबसे पहले कॉग्निटिव ऑफेंस आता है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। अगर किसी को ये याद भी नहीं है तो ये बस इतना पता होना चाहिए कि इसका जो चैप्टर है समरी ट्रायल का वो बाद में आएगा, तो उसका आंसर ये ऐसे 4th हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको सही कर सकते थे, किया होगा जिन्होंने ऐसे सही किया होगा। 43 है, 43 का आंसर होगा 2, ये सेक्शन 78। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सेक्शन 78 में देखा है कि प्रिजनर परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट का ऑर्डर होता है तो हम इसको एक्सेप्शन में मानेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन 2, हाउस ब्रेकिंग, क्योंकि ये एप्चर से आया है, एप्चर मीन्स छेद करके, तो इसका हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। तो हमको पता होना चाहिए जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको 10 ईयर्स का मिनिमम प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 46 को अगर हम देखते हैं तो 46 का जो है ये डायरेक्ट इलस्ट्रेशन था सेक्शन 300 का, तो 46 का आंसर जो दे रखा है वो 2 बिल्कुल सही दे रखा है। हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का होगा नो स्टेटमेंट ऑफ बी अगेंस्ट ए कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्यों, क्योंकि ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी, तो इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 48 जो है उसका आंसर सेक्शन 22 क्लॉज 9 होगा। क्यों होगा, अगर आपको पता है कि 28 में पैकिंग दे रखा है तो आप ऐसे करके 29 का बता सकते थे, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे हैं जो जे एक्ट है। अगर आपको ये जे एक्ट के जो डेफिनेशन वाला प्रोविज़न अगर आपको लर्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ये ट्रिक से लर्न करा दूंगी कि कौन से सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन दे रखी है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने जो इंड्यूस करके इनसे प्रॉपर्टी ब्लैंक पेपर पे डिलीवर करवाई है, तो इसका एक्सटॉर्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर दे रखा है वो 4 होगा। कंटिन्यू द इंक्वायरी एंड मे पास ऑर्डर ट्रीटिंग द चाइल्ड एज कंटिन्यूइंग टू बी अ चाइल्ड, बिकॉज ये जे एक्ट के सेक्शन में दे रखा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 भी सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछा गया था, जिसमें दे रखा है कि जो कोर्ट मार्शियल कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट जो होगा वो एविडेंस एक्ट पर नहीं अप्लाई होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। 52 का आंसर होगा 2। इन अ सम्मन की इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन अपॉन अ कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट है वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 2। 53 का आंसर होगा 437A। अगर आपने बेल के प्रोविज़न एक बार गो थ्रू भी किए होंगे ना, क्योंकि 4-5 प्रोविज़न्स ही पूछे थे APO के पेपर में बेल से, तो आप इसका आंसर 437A होगा। ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। फिर 54 का देख लेते हैं। 54 का होगा क्रिमिनल मिसऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इसको रिंग लाइंग ऑन द रोड मिला था, किसी ने दिया नहीं था। दिया होता तो ट्रस्ट होता, मिसचीफ है नहीं, ये थेफ्ट है नहीं, तो ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी होगा। अब इसके बाद 55 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको पता है कि जो स्टेट ऑफ नागालैंड है उसमें ये जो चैप्टर 8, 10 और 11 वो नहीं अप्लाई होते हैं। फिर 56 है, ये आर्म्स एक्ट, अगर आप उनकी डेफिनेशन पढ़ के गए होंगे तो 56 का आंसर है प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन, जो सेक्शन 2H में दे रखा है आर्म्स एक्ट के। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड इन अ केस इन विच वन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड द अदर इज नॉन कॉग्निजेबल। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस हुआ, FIR रजिस्टर किया, उसमें एक तो कॉग्निजेबल है, एक नॉन कॉग्निजेबल है, तो वो जो पूरा केस होगा ना, तो उसमें पूरा केस को हम कॉग्निजेबल केस बोलेंगे। अगर एक भी, तो CRPC के सेक्शन में दे रखा है कि अगर पूरे केस में से अगर एक भी कॉग्निजेबल केस हो जाता है, तो चाहे उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों ना हो, तो उसको हम कॉग्निजेबल केस ही बना देते हैं। 58 है। 58 का आंसर होगा विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। तो ये भी प्रोक्लेम्ड पर्सन का, ये भी CRPC में दे रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं 59 का जो आंसर होगा वो दे रखा है 3rd, A का 2, B का 3, C का 1 एंड D का 4। तो आप ऐसे अकॉर्डिंग, जैसे फॉर्म्स ऑफ समन्स किस में दे रखे हैं 61 में, और समन हाउस सर्व किस में दे रखे हैं 62 में, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन किस में दे रखा है 70 में, और वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड ये किस में दे रखा है 77। तो जिसने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा वो इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, जिसका आंसर होगा 2, सेक्शन 92। तो सेक्शन 92 बोलता है कि जो पिक्यूनियरी बेनिफिट नहीं होता 88, 89 और 92 के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। तो 61 का आंसर होगा 3। Which of the following is not a correctly matched? तो attempt to commit offence is punishable under this act, सेक्शन 64 में नहीं दे रखे हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 62 होगा, जिसमें हमको पता होना चाहिए कि पेनल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो सेक्शन 54D में दे रखी है। फिर हम चलते हैं 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा 2, ये जिसमें A का होगा 2nd, B का होगा 1st, C का होगा 4th, D का होगा 3rd। तो पब्लिक, जैसे अगर आपको ये तो पता होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है,
वो सेक्शन नंबर 24 में दे रखा है, तो इससे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो इससे आप ऊपर नीचे हो, जैसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो किस में दे रखा है, सेक्शन 21 में। तो आपको पता है कि सबसे पहले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूछेगा, फिर उसके बाद उसका जुडिक्शन आएगा, तो आप ऐसे करके इसको भी थोड़ा सा ऐसे आंसर निकाल सकते थे। तो और जैसे क्वेश्चन नंबर 64 है, वो भी अगर जो जे एक्ट है उसमें हमेशा चाइल्ड को, माइनर को 18 ईयर्स ऑफ द एज से जिसने कंप्लीट नहीं किया उसको बोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑफिशियल आंसर की में भी 2 आंसर है। फिर इसके बाद है इसका 65, इसका आंसर होगा चिल्ड्रंस कोर्ट। तो अगर बोर्ड को लगता है कि कोई ऑर्डर है जो जिसमें ट्रायल है वो चाइल्ड की एज अडल्ट होनी चाहिए, तो वो उस केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं चिल्ड्रंस कोर्ट को, तो ये जे एक्ट में दे रखा है। फिर इसके बाद 66 का आंसर हो जाएगा 3rd, क्योंकि इसमें नॉट करेक्टली मैच दे रखा है, तो हमको पता होना चाहिए सेक्शन 2BC में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अब सेक्शन 67 बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हर किसी को पता है जो 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स है, पंचिल्स रूल है, वो एविडेंस एक्ट में जो दे रखे हैं वो कहाँ से आए थे, शरद बिरीचंद वाले केस से आए थे। प्रोमिनेंट लैंडमार्क जजमेंट है ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ABCD, क्योंकि जो सेक्शन 54 है 59 है वो इन चारों की बात करता है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 बहुत इजी क्वेश्चन था, जो मेनली RJS और बहुत सारे जो जुडिशरी क्वेश्चंस और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा कि जो कोर्ट है वो किसको इंक्लूड नहीं करता, तो ये आर्बिट्रेटर्स, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी डिफाइन बता रखा है कि आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो कोर्ट की परिव्यू में नहीं आते। हम लॉ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर होगा सेक्शन 46। ये ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स सेक्शन 46 की बात करता है, उसका ये क्वेश्चन है। वी हैव कवर्ड लॉ पोर्शंस ऑफ APO एग्जाम। इन पार्ट 2 वी विल सी द लैंग्वेज क्वेश्चंस which consist of only 30 questions, 15 of Hindi language and 15 of English language. So I'll also upload the part 2. Please watch this. Hope you find this video useful. If you find this video useful, please like, share and subscribe. Stay tuned. Thank you.